मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो सबसे बड़ा लैप्स है मेरी नज़र में वो ये है कि ये हर चीज़ों को आइसोलेशन में देखते हैं, सेपरेट सेपरेट तोड़ कर देखते हैं। लेकिन चीज़ें आइसोलेशन में नहीं होती है। लैटेंट फोर्सेस, बहुत सारे इंडायरेक्ट फोर्सेस होते हैं जो लिंक्ड होते हैं, एक इकोसिस्टम होता है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ कि इंजन ही चलाता है कार को, लेकिन क्या आप इंजन पे बैठ कर जाते हैं क्या कहीं? आप कार में ही बैठ कर जाएंगे। आपको बहुत सारी आप एक माहौल बनाना पड़ेगा, इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। आपको सीट चाहिए, आपको स्टीयरिंग चाहिए, एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक, आपको विंडशील्ड लगाना पड़ेगा, एयर बैग चाहिए आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद आपको कुछ आपको लगेज रखने के लिए सामान रखना पड़ेगा। ये एक चीज़ है। और दूसरी बात है कि मेन इंजन है, इंजन पे फोकस करो, इंजन में बैठ के जाओ। तो ये तो मैं एक हंसी मजाक की बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक लैंग्वेज में ही बात करते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करते हैं। कैटलिस्ट एक चीज़ होता है केमिस्ट्री में। ये कैटलिस्ट जो है ये सीधे तौर पे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन क्या कैटलिस्ट के बिना वो रिएक्शन होगा? नहीं होगा। वो इन्वॉल्व नहीं है इस चीज़ में, लेकिन आप उसे हटा देंगे तो या तो वो नहीं होगा या फिर स्लो हो जाएगा वो रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर डिकम्पोज करता है वाटर और ऑक्सीजन में, तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 वो कैटलिस्ट होता है। वो क्या काम करता है? तो जैसे बैलेंस केमिकल रिएक्शन की बात करें तो 2H2O2 वो डिकम्पोज होगा 2H2O + O2। तो ये डिकम्पोजिशन ऐसे भी होगा, बहुत धीरे धीरे होगा। और वहीं आप कैटलिस्ट लगाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये डिकम्पोजिशन स्पीड अप हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो क्या ये पार्टिसिपेट कर रहा है? डायरेक्टली नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी मौजूदगी ज़रूरी है। ये चीज़ हमको पूरे अस्तित्व, एग्जिस्टेंस के बारे में समझना है, और इस चीज़ को इग्नोर करते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में। आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, कोई काम नहीं, हटाओ इसको। नहीं, वही सोल है। आपको लग रहा है कि ये कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसके बिना क्या न्यूक्लियस, क्या आप समझ सकते हैं? कोई पूरी दुनिया को आप इमेजिन कर सकते हैं अगर न्यूट्रॉन ही नहीं रहे? तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। एक्सीलेटर और ब्रेक और क्लच, ये तीनों चीज़ें मिला के आप कभी कभी आपको लगेगा कि जैसे मैं जब शुरुआत में सीख रहा था बाइक, तो मुझे लगता था क्लच की ज़रूरत क्या है। मेरे अंदर भी सवाल आते थे, फिर मुझे समझाया गया कि इसके बिना नहीं होता है, और जो भी है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आइसोलेशन में थिंग्स नहीं है। और ये जो आजकल एक डिबेट चल रहा है, बहुत लंबा डिबेट चल रहा है, एंटी वैक्सर्स, एक नाम दे दिया गया है, डेरोगेटरी वर्ड है लेकिन दे दिया गया, एंटी वैक्सर्स और वैक्सीन। मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ, मैं टू एंड फॉर एंड अगेंस्ट में मैं नहीं बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप उनको सुनने की कोशिश करें तो वो ये कहेंगे आपको कि जैसे मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ, मैं किसी और की बात क्यों कहूँ। मेरा ऑब्जेक्शन ये है, अगर आपको वैक्सीन लेना ही है तो आप वर्स्ट केस में आप कोवैक्सीन लीजिए, ट्राइड एंड टेस्टेड जो तरीका है, इनएक्टिवेटेड वायरस है, आप वो लीजिए। लेकिन मैं कंपनीज़ के नाम अगेन नहीं लूँगा, ये जो तरीका होता है, जो एडिनो वायरल वेक्टर बेस्ड ये जो वैक्सीन होते हैं, ये लोग जो सोचते हैं कि अब RNA वायरस तो म्यूटेट करता है तो वैक्सीन कैसे बनेगी, तो क्या वो ये स्पाइक प्रोटीन वाला हिस्सा उसको ध्यान में रख के ये लोग ये बनाते हैं। तो क्योंकि वही म्यूटेट करता, आपको लग रहा है कि वो पार्ट म्यूटेट कर रहा है और बाकी चीज़ एकदम शांत है, स्टेबल है। नहीं, उसका लिंक है, और वो छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस बाद में कॉम्प्लिकेट होते जाती है चीज़। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। अभी तक 380 ट्रिलियन वायरसेस हमने कहा है कि है, ऐसा नहीं है कि इतना ही है। इससे भी जितना ज़्यादा हम इस पर रिसर्च करते जाएंगे, हमें मिलते जाएंगे नए नए वायरस। कोई ये नहीं कह सकता, कोई एक्सपर्ट, कि हाँ 380 ट्रिलियन इज़ अ फाइनल। हाउ डू यू नो? यू कैन नेवर नो। अंतरिक्ष की खोज हम कर रहे हैं, कीजिए, बहुत अच्छी बात है। मून की खोज कीजिए, मार्स की खोज कीजिए, बिल्कुल कीजिए, वो भी होना चाहिए। लेकिन ये सोचना कि हम पूरे इनफाइनाइट को जान लेंगे एक दिन, और हम एक दिन अमर हो जाएंगे, कोई मरेगा ही नहीं, ये बेवकूफ़ी है। वही बात जो माइक्रोकॉस्म के बारे में सच्चाई है, वही माइक्रोकॉस्म के बारे में भी लागू होती है। ये सोचना कि हम एक दिन पूरे वायरस को जान लेंगे, पूरे बैक्टीरिया पैथोजन को जान लेंगे, और हम हर चीज़ की दवा निकाल लेंगे, ये रिडक्शन अप्रोच है क्या? आज भारत में जितने डॉक्टर्स हैं, सब तो वही जो रिडक्शन स्ट्रैटेजी है, अप्रोच मॉडर्न मेडिसिन का, वही उसी से पढ़े हैं। और क्या है, हम लोग जो भी आज पढ़ रहे हैं मेडिसिन, वो वही है। और वो क्या थी?
तो 20वीं शताब्दी में 1910-12 में शायद अब्राहम फ्लेक्सनर ने एक रिपोर्ट बनाया था रॉकफेलर फाउंडेशन और कार्नेगी मेलन फाउंडेशन इन लोगों के कोलैबोरेशन में। और वो खुद डॉक्टर नहीं थे अब्राहम फ्लेक्सनर, वो रॉकफेलर उसके शायद स्कूल में थे, कहीं कोई काम करते थे। तो उन्होंने एजुकेशन में शायद कोई पहले रिपोर्ट बनाया था, उसके बाद उनको ये प्रभार दे दिया गया था। अब उनकी रिपोर्ट के अनुसार बाकी चीज़ें जो बाकी बहुत सारे स्कूल्स थे जो अलग अलग ये पैथी वो पैथी, जैसे यहाँ हम लड़ते हैं ना, वहाँ पे भी ये सब चीज़ें थी, तो उसको शट कर दिया उन लोगों ने और सिर्फ एक रिडक्शन अप्रोच। व्हाट इज़ दिस रिडक्शन अप्रोच? एवरी प्रॉब्लम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल स्मॉल थिंग्स एंड देन वी कैन स्पेशलाइज एंड टारगेट। अच्छी बात है, ये एक मैचो मैस्कुलाइन तरीका है किसी चीज़ को सोचने का, जो मॉडर्न मेडिसिन है। चलिए, ये कभी कभी वर्क करता है, ऐसा नहीं है कि ये कभी वर्क नहीं करता, ये अच्छी बात है। किसी प्रॉब्लम को आप ब्रेक करेंगे तभी तो आप टारगेट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, तब उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या ये ह्यूमन बॉडी में लागू होता है डिजीज़ में? और ये एवरी डिजीज़ कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल स्मॉल बार, ये क्या ये लागू होता है? इस पर हमें सोचना चाहिए, हम नहीं सोचते हैं। डॉक्टर जो हम, हमारे मित्र, हमारे रिलेटिव लोग बन रहे हैं, कितने लोगों ने ये क्वेश्चन किया था अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कि सर ये इसमें ये लैब्स है, ये चीज़ जो हमें आज पढ़ाई जा रही है ये बहुत पहले की है, आज इसमें ये बदलाव कौन करता है? इतनी पढ़ाई होती है, 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ में की पढ़ाई होती है मेडिकल की, इतना टॉक्सिक, मतलब इतना पेशेंस चाहिए 8 साल 10 साल। तो कौन है जो इन सब चीज़ में अपनी डिग्री कमाना चाहेगा? तो वही चीज़ है कि किसी ने क्वेश्चन नहीं किया और कोई कर भी नहीं सकता। और ये अप्रोच वही है जो फ्लेक्सनर रिपोर्ट के बाद स्टैंडर्डाइज उन्होंने करना चाहा था। उनका अप्रोच सही होगा कि हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, हम ये जो बाकी सब चीज़ को ना, प्रिवेंटिव साइड ऑफ हेल्थ केयर जो भी है, वहाँ पे वो लोग उसे क्वैकरी उसे आउटराइटली उसे डिसमिस कर देते हैं। और वही चीज़ वहाँ जो करते हैं हम भी यही करते हैं। हमारे यहाँ पे भी जो लोग प्रिवेंटिव साइड के लोग हैं जो कहते हैं कि बीमार हमें नहीं पड़ना चाहिए, तो हम भी वही सीखते हैं। हम क्या सीखते हैं बेसिकली, जो यूएस में होता है वही भारत के सिटीज़ में होता है पहले, फिर टियर 2 सिटीज़ में होता है, फिर टाउन्स में होता है, फिर विलेज में होता है। यही होता है, हमें बाहर से हर ट्रैश को लेने की आदत है, ट्रिकल डाउन। तो वही चीज़ है। और यहाँ पे भी भारत जैसे देश में जहाँ पे इतने सारे हर्ब्स हैं, ये ब्लेस्ड लैंड है। कितनी बड़ी बड़ी जो हिस्ट्री में वॉर्स हुए हैं, जो अटैक्स हुए हैं इंडिया पे, यूरोपियंस, दिस दैट पोर्टुगीज, ये सारे लोग मसाला, स्पाइसेस, इन सब को लेकर हुए हैं बहुत सारी चीज़। लेकिन ये ब्लेस्ड लैंड है, लेकिन यहाँ हल्दी किसी को पीना नहीं। क्यों? क्योंकि आप हर 2-3 दिन में देखेंगे जहाँ ये लोग ये कोई बात बोलेगा कि रोज़ गिलोय, नीम, तुलसी, अदरक, हल्दी, ये सब चीज़, अगले दिन आ जाता है फैक्ट चेक, हल्दी डजंट क्योर दिस वायरस और दैट वायरस, नीम, गिलोय डजंट क्योर। अभी हाशिमाल गैली की एक बहुत अच्छी वीडियो मैंने देखा था कुछ दिन पहले, और वो हाशिमाल गैली बहुत ही क्रेडिबल कंटेंट प्रोड्यूसर है। उन्होंने वीडियो शेयर किया था कि सनलाइट डीएक्टिवेट्स कोरोना वायरस बाई 8 टाइम्स। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि भारत जैसे देश में जहाँ पे 12 महीने सनलाइट है, वहाँ पे नहीं डरना चाहिए हम लोग को। आप देखेंगे अगले 2-3 दिन में आ जाएगा फैक्ट चेक, 5 मिथ्स बस्टेड, जो भी है प्रिवेंशन साइड में होगा 5 मिथ्स। और मैं स्कैम कॉन्स्पिरेसी रीड नहीं कर रहा हूँ, वो स्कैम कॉन्स्पिरेसी तो हर जगह होगी। मैं एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। हम लोगों को ये समझ में नहीं आती बात कि हम रिपोर्ट आ जाती है और हम उसे शेयर करने लगते हैं, 5 मिथ्स बस्टेड, सनलाइट डजंट क्योर। अगर मैं आपको ये कहूँ कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ताकतवर वायरस, डेडली वायरस आपके लाइफ में हो चुका आपको और आप ठीक हो गए, आप बिना वैक्सीन के ठीक हुए, बिना किसी दवा के, बिना डेक्सामेथासोन के, प्रेडनिसोलोन के, मेड्रोल के, अगर मैं आपको कहूँ रेमडेसिविर के, आईसीक्यू के, फेविपिराविर के, जो भी नाम आप लेना चाहें, इवन विदाउट पैरासीटामोल के, आप 1-2 दिन तबीयत आपकी ख़राब हुई, आप रिकवर कर गए, आप मानेंगे ही नहीं। कैसे आपको पता कि कोरोना 380 ट्रिलियन वायरसेस हैं, क्या क्या हो रहा है इस एग्जिस्टेंस में? आपको कैसे पता कि कोई इससे ज़्यादा ख़तरनाक वायरस नहीं आया हो जिसने आपको अटैक नहीं किया? तो चलिए, इसमें मतभेद है, इसमें हमारा और आपका, कोई बात नहीं है, आप ही सही हो सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो नेचुरल इम्यूनिटी से बॉडी जो एंटीबॉडी बनाती है, वो पूरे इकोसिस्टम को, फॉरेन पार्टिकल के रिस्पॉन्स में पूरे इकोसिस्टम को ध्यान में रखे बनाती है। लेकिन ये जो वैक्सीन है, खासकर ये एडिनोवायरल वेक्टर, ये जो चल रहा है, ये जो लाइव वायरस और एटेन्यूएटेड मतलब कमज़ोरी, जो भी व्हाटएवर, मैं डिटेल में जाऊँगा ही नहीं। तो ये जो ध्यान में रख के स्पाइक प्रोटीन और ये म्यूटेशन इस पार्ट का होता है, हाँ, उसको ध्यान, मेरा उसमें ऑब्जेक्शन वही है, यही है, इसी अप्रोच को लेकर के कि
हम इस चीज़ को बहुत ही आइसोलेशन में देखते हैं। बॉडी जब ये इसका एंटीबॉडी बनता है इन रिस्पॉन्स, तो वो आइसोलेशन में स्पेसिफिक वे में बनता है और बाकी चीज़ों का कंसिडरेशन नहीं रहता है और वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। अब इस डिबेट में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ इस पर कि जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, खासकर एक एक सर्टेन वैक्सीन जो है वो स्टार्ट हुआ जनफेब में, तब से क्यों ये बाढ़ आ गई। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये सब नहीं जानता। मैं भी नहीं बोल रहा हूँ कि एक साल जो मास्क हमने लगाया तो हाइपर कैप्निया ये वो दिस दैट, उससे सांस फूलने की बीमारी है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस देखता हूँ कि मैं नेचुरल इम्यूनिटी में बिलीव करता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब मैं गाँव में देखता हूँ या शहर में भी, हम लोगों ने अपनी महिलाओं को देखा है किसी ऐसे इलाके से जब वो गुजरती है तो वो खुद ही साड़ी से ढक लेती है अपना नाक। हर ह्यूमन बीइंग में ये अंडरस्टैंडिंग है कि कब अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अभी मैं देख रहा था कि एक छोटा सा जोंक जो होता है वो घूम रहा है और किसी एक बच्चे ने उसे हटाना चाहा। वो इतना बड़ा जोंक है और हटाना चाहा तुरंत सिकुड़ गया। अब आप बोलेंगे कि केवल इंटेलिजेंस ह्यूमन बींग्स के पास है, उसके पास नहीं है, तो क्या वो दिमाग नहीं तो वो कैसे कर लेता है? ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हर किसी के पास है। आप किसी जानवर को भी ऐसे करें वो रिएक्ट करेगा। तो ये आपको ह्यूमन बींग्स को दुनिया में तभी भेजा गया है जब आपकी नेचुरल इम्यूनिटी है। माइंड से ज़्यादा बॉडी में वो मेमोरी है, बॉडी के एक एक सेल में इंटेलिजेंस है। एवरी सेल इन आवर बॉडी इज़ डिज़ाइन फॉर हेल्थ। बट मॉडर्न मेडिसिन के रिडक्शन अप्रोच में हम ये बताते हैं कि समटाइम्स some cells are dumb and they need to be taken out and with pressure medicines and all that thing, without ये जाने कि उससे इकोसिस्टम अफेक्टेड होता है। अब कुछ महीने पहले मेरी सोसाइटी में एक बहुत बड़े संगीतकार की डेथ हो गई थी मुंबई में। बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं वो, उनके भाई दो भाई हैं, बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, उनमें से एक की डेथ हो गई थी। तो जब मैंने ये कारण पूछ रहा था, मैं उनकी वाइफ से बात कर रहा था, तो ये उन्होंने ये बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और उसके बाद क्या होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट जब करते हैं तो चूँकि एक फॉरेन पार्टिकल है, एक नया ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो बॉडी के बाकी के जो इकोसिस्टम है वो रिबेल कर देते हैं कि ये फॉरेन चीज़ है और उसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन करनी पड़ती है। और जब इम्यूनिटी डाउन करनी पड़ती है ताकि ये एक्सेप्ट करे, तो उस वीक इम्यूनिटी के फेज़ में शायद कुछ अटैक हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस। शायद कोविड हुआ हो या ये हुआ हो, ये मुझे नहीं पता ऑफिशियली कंफर्म रिपोर्ट, मैं नाम भी इसलिए नहीं ले रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ है, ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है और एक इकोसिस्टम, इसीलिए मैं नेचुरल चीज़ पे बात कर रहा हूँ। जितना नेचुरल हम रहें, जितने नेचुरल इम्यूनिटी से हम चलें, होम्योस्टेसिस इस वर्ड में ही सारा समाधान है। और वो होम्योस्टेसिस किसी एक ख़ास स्पेशलाइज्ड दवा से नहीं मिल सकता है, नहीं हो सकता है। वो होम्योस्टेसिस आपको मिलेगा केवल लव से, लेकिन लव में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है सोसाइटी में। हमारी वॉर में ही दिलचस्पी है। जो हम वॉर बाहर करते थे वही वॉर हम आज मेडिकल साइंस में, हम वो वॉर, ये मॉडर्न साइंस जो है, मॉडर्न साइंस ये है क्या? बेसिकली एक मैस्कुलाइन अप्रोच है। तो कभी कभी वर्क करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 100 में से जो 2 लोगों को इसकी ज़रूरत है स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की, मॉडर्न मेडिसिन की, उन्हें नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि बाकी 98 लोग कैप्चर करके रखते हैं आपके हॉस्पिटल के बेड को। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोग ये बताते हैं कि प्रिवेंटिव साइड सब बेकार है, इस पर केस करो, ये बेवकूफ़ है। आपकी मेडिकल बॉडीज़ ऐसा करती है और उसके बाद फिर आप पे लोड बढ़ता है, आपके डॉक्टर्स पे लोड बढ़ता है। कितना लोड है आज डॉक्टर्स पे, नर्सेज पे, स्टाफ्स पे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें नर्स डॉक्टर से बहस कर रही है, चिल्ला रही है, उसने एक थप्पड़ मारा डॉक्टर को। अब ये क्यों हो रहा है? लोग बौखला रहे हैं हर जगह, हर हॉस्पिटल में। मैंने शुरुआत में वॉलंटियर किया है, मैं जानता हूँ कि हॉस्पिटल में क्या एक टेंशन है और एक अजीब सा पागलपन है। हर जगह पागलपन है, मतलब एक पागलपन में सही मतलब ये शब्द ठीक नहीं है, वी ऑल आर गेटिंग क्रेजियर और हम फंस गए इस ट्रैप में। तो मैं मॉडर्न मेडिसिन की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो लैब्स है, वो यही है कि वो फ्लेक्सन रिपोर्ट के बाद जो एक स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, उसमें सारी चीज़ को शट कर दिया गया और उसके बाद फिर एक यही रिडक्शन अप्रोच यही चल रहा है। वही चीज़ जो वहाँ चल रहा है वो यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी वही फॉग चल रहा है जो वहाँ चल रहा है। और यहाँ पे जो हमारी जो ताकत है, यूएस का प्रॉब्लम ये है कि वो हर जगह, वो अफ्रीकन ट्राइब्स में भी जाके उन लोगों को वही सिखाते हैं
जो वो निकम्मे लोग हैं उन्हें ये सब करने की ज़रूरत है, ये विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और वो टैबलेट्स, ये इसका टैबलेट, उसका टैबलेट, ये उनको ज़रूरत है। तो ये उसका प्रचार कमोडिटी और ये पैकेज फॉर्म कर के ये अफ्रीकन ट्राइब्स को बताते, जो लोग दिन भर खेत में काम कर रहे हैं, जिनकी अपनी नेचुरल इम्यूनिटी, जो ऐसे ऐसे वायरस से डील कर रहे हैं जो कभी सोच नहीं सकते ये लोग, ऐसे ऐसे पानी पी रहे हैं। हम लोगों ने अपने बचपन में ऐसे ऐसे गाँव में ऐसे ऐसे पानी पिया है जैसे कोई अमेरिकन पी नहीं पाएगा, वो मिनरल वाटर लेकर ही घूम सकता है और वो बीमार पड़ जाएगा। लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आती उन लोग, क्योंकि उन लोगों का वेस्टर्न वर्ल्ड का पूरा हिस्ट्री रहा है कॉन्कर करो, तो वही चीज़ है, वही ये चीज़ भी इनडायरेक्टली वही हो रहा है, वो हैंगओवर है उनके मन में। तो क्या भारत को अपने जो स्ट्रेंथ है उस पर हम लोगों को भरोसा है या नहीं, ये हमें सोचनी पड़ेगी। जब हम ये सोचेंगे तो विभाजन नहीं रहेगा, दोनों में नहीं। आप ये नहीं बोल सकते कि सब सारे डॉक्टर गलत हैं और ये मेडिकल साइंस को बंद कर दो, नहीं। आपको कुछ होता है तो आप कहाँ जाते हैं? सबसे पहले हॉस्पिटल जाते हैं, वहीं जाएंगे। और आप कहाँ जाएंगे? तो डॉक्टर को ब्लेम करके गाली देकर क्या मिलेगा आपको? लेकिन आज नहीं जा पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि 100 में जो 2 लोगों को वास्तव में ज़रूरत है, ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, प्रेशर मेडिसिन की, क्यूरेटिव साइड ऑफ हेल्थ केयर की, उन्हें वो सेवा नहीं मिल पाती है, क्योंकि 98 लोगों ने कब्जा करके रखा है। हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, आईसीयू नहीं है। जब बेड्स नहीं है आपके पास, दुनिया में 8 बिलियन बेड्स आईसीयू जब नहीं है, तो क्यों आप बोल रहे हैं 8 बिलियन लोगों को कि केवल क्यूरेटिव साइड यही अप्रोच सही है, ये अप्रोच जो है डाइसेक्ट स्पेशलाइज, ये मॉडर्न है और बाकी सब प्रिवेटिव क्वैक है? क्यों बोल रहे हैं आप ये? तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। और जो डॉक्टर से अगर आपको मैं डॉक्टर के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं क्लियर कर दूँ। मुझे डॉक्टर से प्रेम है और मैं चाहता हूँ कि प्रेम बना रहे और मैं कम मिलूँ।